प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है अब बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान और दौरे कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में टनाटन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 31। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज हम प्रधानमंत्री के कश्मीर और कटरा दौरे के साथ साथ कल गृह मंत्री के जम्मू पहुंचने के बाद उनके होने वाले दौरे और कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू में केवल एक ही खास दौरे की भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि अभी भी पार्टियां ज्वाइन करना नेताओं ने जारी रखा हुआ है जो अपनी पुरानी पार्टियों से नाराज थे। वहीं प्रधानमंत्री की रैली में कई सवालों के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला और बाकी कैंपेन कैसी चल रही है, इन सब पर आज की चुनावी चालीसा में बात करेंगे। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के श्रीनगर में पहली चुनावी जनसभा के। तो प्रधानमंत्री हमेशा के लिए जहां भी रैली करते हैं वहां जो उनसे पहले पार्टियों ने प्रचार किया होता है उसको लगभग धो डालते हैं, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके पहुंचते हैं। और प्रधानमंत्री ने आज कश्मीर पहुंचकर एक संकेत भी दिया और एक ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो को धो दिया। पहले बात करते हैं संकेत की। प्रधानमंत्री ने कश्मीरी में ही अपनी स्पीच शुरू की और स्पीच शुरू करके कैसे हो भाइयों बहनों ये कश्मीरी में कहकर कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ा और उन्हें एक बहुत बड़ी बात बोली कि दिल्ली से दिल दूर नहीं होना चाहिए, कश्मीर के दिल से दिल्ली जुड़ा हुआ है, ये बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि जहां टुलिप खिलते हैं वहां कमल भी खूबसूरती से खिल सकता है और इशारा किया इस तरफ कि अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कश्मीर के इस बार चुनावों में उतरे हैं तो आखिर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है। मगर ये इशारा बहुत माइन्यूटली किया गया था और कश्मीर में इन दिनों बात ही ये हो रही है कि जमात की आइडियोलॉजी के लोग कश्मीर में इंडिपेंडेंट उतरे हैं सबसे ज्यादा। तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में है और उनकी समझ में है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये किस आइडियोलॉजी से आते हैं और आखिर जीतने के बाद किस तरफ मुड़ेंगे। पवन जी, एक ही लाइन में बहुत कुछ समझा गए प्रधानमंत्री। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं। तो आज उन्होंने कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इतना ज़्यादा नहीं है, 11 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 10-11 पहली बार, लेकिन वहां पहुंचकर रैली करके दुनिया भर को ये बता दिया है कि कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर में जो लोग चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं वो बड़े खुशी से हिस्सा ले रहे हैं, वो इसे एक पर्व की तरह मना रहे हैं और इंडिपेंडेंट्स हों जहाँ पार्टीज के लोग हों बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं। और ये एक संकेत जो था वो इसलिए भी था कि जो इंडिपेंडेंट की उन्होंने बात की कि विचारधारा की जो बात है ये एनसी और पीडीपी को सीधा सीधा एक कटाक्ष था कि चिंता आपको हो रही है क्योंकि वोट बैंक आपका कटे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने ये कहा कि जो वोटिंग हुई है पहले फेज में भारी वोटिंग, उसके बाद वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कश्मीर की जनता से कि दूसरे फेज में इससे भी भारी होगी, रिकॉर्ड टूटेंगे, नया इतिहास बनेगा। जाहिर सी बात है, देखिए दुनिया भर में कश्मीर को लेकर तरह तरह के प्रोपोगंडे तो होते हैं। बहुत से ऐसे डायस्पोरा हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएनओ के मंच तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर के भीतर वहाँ पर कत्लेआम है, जुल्म सितम हो रहा है, लोग दुखी हैं। ये उनको करारा जवाब होगा। वो इसलिए भी होगा क्योंकि जब भी कोई भी इसी तरह की बात होती है तो वो जो अगर कहा जाए तो एक अलग प्रोपोगंडा वाली जो एक सेक्शन है वो यूएन में जाके अपील करती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के जो वोटिंग परसेंटेज के जो आंकड़े आ रहे हैं नेक्स्ट फेज में इससे भी ज़्यादा आएंगे, उससे और भी ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए पीएम ने संकेत दिया है और ये कहीं ना कहीं दुनिया को दिखाएंगे कि कश्मीर में हमने चुनाव करवा दिए हैं और पीसफुल। देखिए, भारत सरकार के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है ये बताना कि कश्मीर में पीस है, इसलिए लोग वोट तो कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरफ करें, किसी भी करें, करना जरूरी है। डेमोक्रेसी सेटअप के लिए आप अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनिए, लेकिन आप चुनिए। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक और चीज पे नैले पे दैला मार दिया। एक महीने से कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और एनसी मुफ्त बिजली की बात कर रहे थे। अपनी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली का मैनिफेस्टो में पॉइंट रखा, मगर प्रधानमंत्री ने कहा मुफ्त बिजली क्यों देनी है।
आप सोलर प्लांट, अपने सोलर का जो नए कश्मीर में नई बिजली लगाइए और साल के बाद उसकी सब्सिडी लेकर जेब में भी रखिए और सोलर प्लांट से आगे बढ़िए। तो ये मुफ्त बिजली वाला कंसेप्ट क्यों, तो नया नहले पे दहला मार दिया उन्होंने। देखिए, बिजली को लेकर आप सोलर का जितना भी चाहे ज्ञान लोगों को दे लीजिए, लेकिन लोगों की कमर टूटी हुई है। जो बिजली के बिल हैं उसके, उनको थोड़ी उनकी भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। सोलर प्लांट को लेकर भी बड़ी दिक्कतें हैं, वो कोई ब्रीफली कोई भी किसी को समझाता नहीं। अगर आप लेने जाते हो 100 दिक्कतें हो सकती हैं। हाँ, पॉलिटिकली बयान हो सकता है, लेकिन जो मुफ्त बिजली वाले बयान हैं वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, सोलर वाला ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री ने उसके बाद कश्मीर से जब कटरा पहुंचे तो उन्होंने कल्लाड़ी की बात की, जो उधमपुर की सबसे फेमस डिश है। उसके साथ साथ कटरा में अचानक से एक रोड शो कर दिया छोटा सा, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनके रोड शो को देखने के लिए आसपास थे। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकले, उनकी गाड़ी पर लोगों ने फूल बरसाए और दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे। कटरा जैसी धार्मिक नगरी में अचानक से रोड शो कर देना, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वहां काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर गए। मगर बात एक रही कि वहां बारीदारों का एक ऐसा मुद्दा था जो उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ आह्वान करेंगे, मगर प्रधानमंत्री ने वही पुरानी बात की, जो वजीफा या जो रकम उनके लिए पहले से श्राइन बोर्ड में रखी गई है। तो पवन जी, इस चीज़ का असर क्या रहेगा? देखिए, कटरा अयोध्या न बन जाए उसे लेकर काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे, मीडिया में भी आ रहा था, और वहाँ पर जो ज़मीनी हालात बने हैं उसे लेकर भी कि कहीं कांग्रेस जो है वो अयोध्या की तरह या दूसरी कोई पार्टी भाजपा के हाथ से सीट न छीन ले, तो उसे लेकर भाजपा पूरे दमखम से चुनाव में है। लेकिन बारीदारों का प्रमुख मुद्दा है। बारीदारों की मांग एक ऐसी मांग है जिसे आप दरकिनार नहीं कर सकते हो, क्योंकि बारीदारों ने अपना कैंडिडेट आपको दे दिया है। श्याम सिंह वहां पर बारीदार संघर्ष समिति के प्रधान है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बड़े कैंडिडेट वहां पर हैं, उनके बीच में एक बारीदार है, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, और जुगल किशोर शर्मा इंडिपेंडेंट हैं। और वहां पर सीधी सीधी टक्कर जो है वो जुगल और बलदेव के बीच में है। कांग्रेस भी है लड़ाई में, लेकिन इतनी आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि बारीदार के जो लोग हैं, बारीदार का 10-12 हज़ार वोट है, वो अपने वोट को लेकर आगे चल रहा है। और वहां पर बारीदारों को उम्मीद थी, अगर वहां पर प्रधानमंत्री जो उनकी मांगे थी, जो उन्होंने कहा था श्याम सिंह ने, जहां बाकी बारीदारों के लीडर ने, अगर प्रधानमंत्री हमारी मांगे पूरी कर देते हैं तो हम भाजपा के पक्ष में बैठ जाएंगे, हम उनको वोट डलवाएंगे, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन वो मांगे किसी की पूरी नहीं हुई। जो उनकी मांगे थी कि वहाँ पर बोर्ड के अंदर एक मेंबर चाहिए, नौकरियों में आरक्षण चाहिए, माता के चढ़ावे में हिस्सा चाहिए और पूजा के राइट्स चाहिए, वो सब चीज़ें एक साइड पे रहेगी। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि भाई आपकी जो बेटियाँ हैं उनकी शादियों का पैसा हम देते हैं, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। पुरानी बात है, वो तो पुरानी है, वो तो श्राइन बोर्ड तो पहले से देना, वो तो कोर्ट का आर्डर था, वो जो मामला कोर्ट में पहुंचा था। तो आपका ये कहना है कि कटरा से आसपास जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, रियासी, उधमपुर, उन पे असर हो जाएगा प्रधानमंत्री का? शायद जो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां कुछ उतना असर ना हो पाए, क्योंकि कुछ खास नहीं कहा, लेकिन रोड शो से इंपैक्ट पड़ेगा। रोड शो से इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपनी छोटी और सीमित स्पीच में जम्मू में आकर पाकिस्तान को भी लताड़ा। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो धारा 370 को वापस लाने की बात है, उससे पाकिस्तान एग्री करता है। खैर, पाकिस्तान हर बात पर सवाल उठाता रहा है जो जम्मू कश्मीर को लेकर होते रहे हैं, और कई बार ऐसी चीज़ों पे एग्री भी करता है। उनका काम है आग में घी डालना। उनको पता है जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वो हमेशा से ऐसा पॉइंट उठाते हैं जहां भारतीय राजनीति में खलल मचे और दिक्कत हो। और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यहां से करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है भारत में किसी भी मुद्दे पर दखल देने की, और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने भी एक स्टेटमेंट कश्मीर में दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता प्रधानमंत्री कश्मीर आए और कटरा गए और अपनी तकरीर में क्या बोला, मगर मुझे इतना पता है उन्होंने 3 खानदानों को लताड़ा होगा, और ये वो पहले भी करते रहे हैं। मगर साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को भी लताड़ा और ये कहा कि पाकिस्तान को कोई भी हक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में कुछ बोले। जम्मू कश्मीर में सरकार यहाँ की राजनेताओं को बनानी है। हमारे देश की, हमारी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और ना हम उनके चुनावों में दखल देते हैं, ना वो हमारे चुनावों में दखल दे। तो लगता है आपको कि उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आज बेहतर था? क्योंकि इंजीनियर रशीद का कोई बयान कल नहीं आया था जी।
तो उसको रिप्लाई देने का वो जाए यार पाकिस्तान को रिप्लाई दी तो पाकिस्तान को रिप्लाई दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो एंट्री है चुनावों में वो तो अब जाहिर सी बात है, वो तो होनी वो तो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते कोई भी उन्हें पॉइंट चाहिए, धारा 370 हो या स्टेटहुड का मामला हो, पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या है कि अपने आप को जिंदा रखना है, दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ये बताना है कि कश्मीर को लेकर हम चिंतित हैं, इसलिए वो इस पॉइंट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। और मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला का जो आज बयान था वो उनको एक अच्छा जवाब मिल गया है। तो आज इस स्टेटमेंट पे केवल उमर अब्दुल्ला ही नहीं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जम्मू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इशारा किया। मगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोहरा फायदा हुआ, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो लताड़ते नजर आए, साथ ही साथ कटाक्ष कांग्रेस और एनसी पे भी कर दिया कि इनके मैनिफेस्टो को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है तो एजेंडा एक है। वहीं सेम बयान जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का भी था, उन्होंने भी यही कहा। वहीं तीसरी ओर जी किशन रेड्डी जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान पे बयान दिया। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार में अचानक से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के जवाब में रिएक्शंस आने शुरू हो गए। पूरा दिन आज बड़े नेताओं ने इस पे बात जरूर की। खैर, हम वापस लौटते हैं, जम्मू कश्मीर के प्रचार की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री आज वापस लौट गए और कल शाम को अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे और तूफानी दौरा करेंगे पुंछ राजौरी का, 5 रैलीज करेंगे शनिवार को। और खबर यह भी आ रही है, हालांकि अभी तक हमारे पास उनका जो शेड्यूल है उसमें नहीं है, मगर खबर आ रही है कि वो रविवार को एक और दौरा नौशहरा का भी करेंगे। तो अगर करते हैं तो 2 दिन में 6 रैलियां। पवन जी देखिए, पहले एक दिन के अंदर 5 रैलियों का आयोजन था, तो नौशहरा उसमें शामिल था। लेकिन अब जो खबरें आई थी कि शायद नौशहरा को ड्रॉप किया गया है, लेकिन बाद में जो बीजेपी के प्रधान हैं अरविंद रैना, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप 22 को रविवार 10 बजे नौशहरा स्टेडियम पहुंचिए, वहां पर गृह मंत्री आएंगे। तो इससे लगता है कि फिर उनका दौरा या तो 3 दिन का होगा या फिर वो कल की बजाय परसों सुबह भी आ सकते हैं, ताकि सुबह रजौरी पुंछ वाली रैली खत्म करके रात को स्टे करके दूसरे दिन 10 बजे नौशहरा में जाके रैली को करें। लेकिन उसके ऊपर अभी ऑफिशियली कोई यहाँ पर बात करें वो नहीं है। लेकिन इतना है कि गृह मंत्री के 4-5 रैलियां करने का मतलब है 5 जो रैली करनी है रजौरी पुंछ के भीतर, वो पहाड़ी वोटर को लुभाना नहीं, असर जरूर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इग्नोर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी और पुंछ को। अब उन्हें लग रहा है कि असेंबली चुनावों में हमें ग्रैब करना चाहिए। जो मुद्दा हमारा था पहाड़ी स्टेटस का, उसे कोई और कैश क्यों करे, उसे हम करेंगे। तो वो इसलिए ज़्यादा जोर वहाँ पर लगाया जा रहा है। और खासतौर पर अमित शाह खुद तब पहाड़ी स्टेटस को लेकर लोगों के बीच गए थे, तो मुझे लगता है अमित शाह का वहाँ असर ज्यादा को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अमित शाह पहुंचेंगे, रैलीज करेंगे राजौरी पुंछ में। और साथ ही साथ एक और भी खबर आई कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान यानी कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे परसों जम्मू, और वो सीधे चले जाएंगे खोड़ में खड़गे। तो खोड़ के मेन ग्राउंड में खड़गे छंब कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद के लिए प्रचार करेंगे और उसके बाद जम्मू वापस आएंगे। 3:30 बजे जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली लौट जाएंगे। तो पवन जी, खोड़ में खड़गे, सिर्फ खोड़ में देखिए, कांग्रेस एक सीट पे ही डरी हुई है। कांग्रेस कश्मीर को लेकर ज़्यादा वो कर रही है। जो मीडिया बुलेटिन आता है वो कश्मीर का आता है, जो प्रेस रिलीज आती हैं वो कश्मीर की आती हैं। तमाम इनके नेता जो हैं वो कश्मीर में जाके वो करते हैं। यहाँ पर अगर आप कहें तो यहाँ पर 2-3 सिपा सलार हैं जो लड़ रहे हैं, जर्नैल यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जर्नैल खुद जो है वो आगे पीछे दौड़ रहा था, इधर लड़ूँ या उधर लड़ूँ, वो खुद परेशान था। अब कहानी ये है कि खड़गे साहब आ रहे हैं तो एक ही सीट चुनी गई है, वो है शंभ। क्या बाकी वाले आपकी सब जीत चुके हैं? क्यों सिर्फ खड़गे खड़केंगे खोड़ के अंदर? चलो वो वहां पर पता चल जाएगा लोगों की भीड़ देख के कितना खड़कते हैं, और उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी ही होगी। कल 3:30 बजे है। मगर आज पवन जी की बात में थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन कर दूं, आज शायद कांग्रेस ने इनकी बात सुन ली है। आज कांग्रेस 7 बजे, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय, रघुनाथ बाजार से कांग्रेस ऑफिस तक एक रोड शो कर रहा है और उसमें कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जो राज्यसभा सांसद भी हैं, नेशनल लीडर हैं, वो पहुंच रहे हैं। योगेश सानी के साथ एक रोड शो किया जा रहा है कांग्रेस का जम्मू के पुराने शहर में, रघुनाथ बाजार से शहीदी चौक तक। नहीं, वो एक अच्छा कदम है, वो पहले भी होना चाहिए था। आपको अगर इलेक्शन लड़नी है जहां पर जम्मू की सीटों के ऊपर दिखना चाहिए, तो आपको दिखना चाहिए बाजार में। योगेश सानी अच्छे लीडर हैं, वहां पर जीते हुए हैं, मंत्री रहे हैं, कदावर नेता हैं, और उनकी लोगों के अंदर अपनी पैठ है। आपको ये 10 दिन पहले, 5 दिन पहले करना चाहिए, ऐसे 5 दिन पहले होने चाहिए थे। अब आप ठीक है, अभी भी समय है, लेकिन आप लीडर्स को तो लाइए, राहुल गांधी को लाइए, प्रियंका को लाइए,
सचिन पायलट रजौरी आए हैं, जम्मू में लाइए। जी। लीडर्स का आना तो जरूरी है ना, आप बड़े लीडर आपके आएंगे तभी तो आपका माहौल बनेगा। अच्छा, सचिन पायलट भी जम्मू आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जम्मू साउथ आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया और साथ ही साथ पवन जी एक और खबर आई कि बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज एक बीजेपी की महिला नेता अदिति शर्मा ने एक पिक्चर आई थी, उनकी फोटो एक रिलीज हुई थी कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ गुलदस्ता देती नजर आई और कहा कि एनसी ज्वाइन कर ली। अचानक से एनसी से वापस आकर कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आज खुद की पिक्चर रिलीज कर दी उन्होंने कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है सचिन पायलट के सामने। तो अदिति शर्मा तीसरी पार्टी में आ गई है 1 महीने में, मगर आपको लगता है कांग्रेस में चल पाएंगी क्योंकि विचारधारा तो उनकी आरएसएस की है? देखिए, अगर वो एनसी में जा सकती है इस विचारधारा को लेकर तो कांग्रेस में जाना उसके लिए आसान हो जाएगा जी, चली गई अब। हाँ, कांग्रेस में सेट होना आसान हो जाएगा। अगर आप आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो तो फिर उसके बाद आप कांग्रेस में आ रहे हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप एडजस्ट हो सकते हो। तो आपको लगता है एक महिला नेता के तौर पे है तो वो फायर ब्रांड महिला लीडर है, उसको कांग्रेस यूज कर पाएगी? अब कहाँ, अब तो समय कहाँ बचा है, चुनाव आ गए, चुनाव हैं, चुनावों में तो देखते हैं, क्या पता, किसी का पता थोड़ी होता है कि पार्टी कौन सी जिम्मेवारी दे दे। अब टिकट तो मिलने को रही क्योंकि वो तो हो गई, अब हो सकता है प्रचार करें, देखते हैं। नितिन गडकरी भी आज जम्मू पहुंचे और बाहू में एक रैली की और नितिन गडकरी जिनको कि बहुत पसंद किया जाता है सड़कों का जाल बिछाने के लिए पूरे देश में, उन्होंने कहा कि जम्मू में और बाहू लाना उनको बहुत स्ट्रेटेजिक था क्योंकि आपको याद होगा बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के नरवाल बाईपास में जो बाहू के इस समय उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्होंने ही एक प्रदर्शन को लोगों को लीड किया था विक्रम रंधावा ने और कहा था कि फ्लाईओवर को कहां से कैसे बनना चाहिए, पूरा बंद नहीं होना चाहिए, पूरा बंद नहीं होना चाहिए। तो उसको लेकर नितिन गडकरी ने बयान दिया है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेटेजिक मूव था और नितिन गडकरी का बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करना शायद असर करेगा। आपको लगता है फायदा होगा विक्रम रंधावा? बिल्कुल, देखिए विक्रम रंधावा ने वहां पर उस समय जब ये फ्लाईओवर की दीवारें लगाई जा रही थी बहुत से व्यापारी परेशान थे कि उनका काम ठप हो गया, तो विक्रम रंधावा ने जाकर वहां पर वो उखाड़ दिया था और उसके बाद कहा था मैं नहीं लगने दूंगा। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री जो है परिवहन मंत्री, इनका बयान आया था कि हमारे पास नेता मिले हैं तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे और आज उन्होंने कर दिया, अनाउंस भी कर दिया कि नहीं होगा, रास्ता मिल जाएगा उसमें से, तो उससे विक्रम को थोड़ा फायदा होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो प्रचार होते हैं खास तौर पे बड़े नेताओं के प्रचार से, अगर नेता कोई आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करता है तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता ही है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर रोड्स एंड हाईवेज के मिनिस्टर तक प्रचार किया गया उसका कहीं ना कहीं असर चुनावों में दिखेगा। और बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है ये भी रहेगी कि पहले फेज खत्म हो चुका है, जो उनके चिनाब वैली के नेता हैं उन्हें भी जम्मू लाया जाए या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में और प्रचार को तेज किया जाए, इसीलिए अमित शाह लीड करेंगे प्रचार को। और कल जो खास रहेगा, अमित शाह के कार्यक्रम में अभी भी कुछ चेंज हो सकता है, कुछ होगा तो आपके तक पहुंचाएंगे। आज के दिन चुनावी चालीसा में इतना ही, कल जो होगा वो आपके तक बताएंगे। लगातार हमारे कार्यक्रम देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम जो दिन में रहा है वो आपको चुनावी चालीसा के जरिए रात को 9 बजे आपको पता चल जाए और आप उस पर जान पाएं कि सारा दिन क्या रहा चुनावों में। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल 32वें एपिसोड में फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।